हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जाम्पल के इस मंच पर। मेरा नाम है संस्कृति। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जाम्पल के इस मंच पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के सामने यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 का एक बहुत ही शानदार और एक बड़ा ही स्पेशल सा सेशन। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात नहीं करेंगे। जनरली मैं आप सभी को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ, है ना। पेपर 1 का जो बड़ा ही बदनाम क्या है। अच्छा, पीछे कुछ पोस्टर सा दिख रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि पहले सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें, ठीक है। और सैटरडे संडे को क्योंकि आप सभी के लिए इतने आराम से इतने प्यार से सारी फैकल्टी सेशन प्लान करके लाती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी क्लासेस को कम से कम लाइव देखें, शांति से देखें, आराम से देखें, ठीक है। चल, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक, अगर सैटरडे को मैराथन क्लासेस नहीं होती है तो जो आपके वीक डेज होते हैं उसमें मैं आप सभी के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक यूजीसी एनटीए नेट का जो पेपर 1 है उसमें बड़ा ही एक बदनाम बदनाम इसलिए क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च एप्टीट्यूड टफ माना जाता है, उस टॉपिक को कवर करा रही हूं। तो अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, 8 बजे वाली क्लास में आना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसके साथ ही साथ पेपर 2 में मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रही हूँ, तो वो क्लास उस क्लासेस का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। तो उन क्लासेस में भी आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि आज आज ये नया टॉपिक क्यों और ये सारी क्या बातें हैं, देख लीजिए आप सभी के सामने। आप सभी की क्वेरीज को एक बार में सॉल्व रिजॉल्व करने के लिए ये वेबिनार आप सभी के लिए स्पेशली कराया जा रहा है। कितने तारीख को? 9 जून को सुबह 11 बजे, ठीक है ना। ध्यान रखिए, 9 जून को सुबह 11 बजे आपके लिए बहुत ही शानदार वेबिनार करवाया जा रहा है, जिसमें आपकी जितनी क्वेरीज है, जितनी 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 भी क्वेरीज है यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड, सारी की सारी रिजॉल्व करी जाएगी। आपकी फैकल्टीज, कौन कौन सी फैकल्टीज इस वेबिनार में आने वाली है, ठीक है ना। आपके सामने उनकी तस्वीर लगी हुई है, ठीक। अब आपने क्या करना है, इस वेबिनार को देखने के लिए आपको करना होगा रजिस्टर, ठीक है। अब मैम रजिस्टर कैसे करेंगे? तो क्योंकि हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं कि गूगल फॉर्म के माध्यम से भी वी कैन कलेक्ट डेटा, तो सेम अप्लाइज हियर। यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस वेबिनार में रजिस्टर करने का। आपको वहां जाना है, बहुत इजी, बहुत छोटे छोटे से स्टेप से कुछ एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करते हैं नहीं करते, इस तरीके के। और आप अपने आप को वहां जाकर के रजिस्टर कर लीजिए, सो दैट आप 9 जून को इस शानदार इंफॉर्मेटिव इंटरेक्टिव सेशन में क्या कर सके, आ सके, ठीक है। एंड प्रिपेयर योर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वी विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सभी हम सभी के सामने या हम सभी के साथ अपने क्वेश्चंस रखें, ठीक है, ताकि आपकी सारी की सारी क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर पाए। चल, बहुत सारी बातें हो गई। ये रहा पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, और इसके साथ ही साथ ये टॉपिक किस सब टॉपिक के अंतर्गत है। आप कहोगे कि मैम ये टॉपिक पहली बार देख रहे हैं, ये क्या पढ़ा रही हूँ, है ना। आप जब अपना क्या करेंगे, पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसमें 10 सेक्शन है अलग अलग, ठीक। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, है ना, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, इस तरीके के। जब आप लास्ट वाला सेक्शन देखेंगे, जो 10th वाला क्या है सेक्शन है, हायर एजुकेशन का सेक्शन है, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है क्या, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज, या उसका सीक्वेंस ऐसा है, पॉलिसीज, इंडियन पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस सेक्शन में बहुत ज्यादा वास्ट चीजें पूछी जाती हैं, कुछ भी पूछा जाता है, इसलिए ये सेशन में लेकर के आई हूं आप सभी के सामने, ताकि एक हमें जनरल आइडिया लगे कि ये जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, इंडियन गवर्नेंस से रिलेटेड, इंडियन पॉलिसी से रिलेटेड, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ताकि आप कहीं इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से, इन क्वेश्चन को सही मार्क करने से चूक न जाए, ठीक। तो आज की क्लास में देखिएगा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लगाए हैं, किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही साथ ये मत बोलना कि मैम मेरा तो कॉमर्स है,
मैम मेरा तो हिंदी लिटरेचर है, मैम मेरा तो एजुकेशन है, हमें क्या करना इस सेक्शन से, ये जो क्वेश्चन है मेरे काम के नहीं है। नहीं बेटा जी, ये आपके काम के हैं, आप अपना सिलेबस निकालो, हायर एजुकेशन वाला सेक्शन खोलना, उसमें देखना लास्ट पॉइंट में ये वाला पार्ट भी है, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, क्योंकि ये पेपर 1। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप में से काफी सारे लोगों ने अपने अपने जवाब दिए भी। देखिए, एक मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार किसमें निहित है? राइट टू प्राइवेसी। अभी 2018-19 के लगभग का समय था, बहुत ज्यादा क्या हुआ था, फेमस हुआ था, है ना। राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार होना, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा क्या था, न्यूज में था। तो राइट टू प्राइवेसी जो है, ठीक है ना, वो क्या हुआ, पुत्तुस्वामी केस जो था उसमें राइट टू प्राइवेसी को लेकर के अधिकार की मांग करी गई थी कि इसे क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार में रखा गया है राइट टू प्राइवेसी को, या निजता के अधिकार को, या फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार। ये 4 कैटेगरीज है किसकी, मौलिक अधिकारों की। इनमें से किस कैटेगरी के अंतर्गत निजता का अधिकार रखा गया? आप सभी का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसी के अंतर्गत निजता का अधिकार निहित है, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम नहीं, स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है। राइट टू लाइफ एंड क्या है, पर्सनल लिबर्टी वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21 है ना, उसके अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी को रखा गया है, ठीक है। बहुत ही फेमस पुत्तुस्वामी केस था, 2017 के लगभग इस पे डिसीजन आया था, और 17, 18, 19 ये वो कालखंड रहा है जिसमें पूरा राइट टू प्राइवेसी की जो पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें हैं, उसने घेर रखा था पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिए, आपको क्या लगता है, राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार हमें होना चाहिए कि नहीं? अगर आप चाहें तो अपने चैट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इनफैक्ट क्योंकि आप सभी रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, है ना, तो अगर आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड राइट टू प्राइवेसी को कनेक्ट करके एक रिसर्च का टॉपिक भी लिख करके बता सकते हैं। ये सारी चीजें नहीं करने का मन है, तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी में अपने नाम नहीं करवा लूंगी, लेकिन बस इट्स जस्ट दैट कि ये आपके ब्रेन को क्या करता है, आपके ब्रेन स्ट्रॉमिंग करवाता है, ठीक है। मन है जरूर बताइएगा, बहुत इंतजार रहेगा आप सभी के प्रश्नों के जवाब का। नहीं मन है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, पर हाँ एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को कम से कम लाइक एंड शेयर तो कर दीजिए। सैटरडे संडे को तो 100+ लाइव वॉचिंग बनता ही बनता है, और इसके साथ ही साथ यार आज इतना अच्छा सेशन लेकर के आई, है ना। चल देखिए क्या पूछ रहा है, संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल, अधिकतम अंतराल कितने समय से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये पेपर 1 में जो हायर एजुकेशन है उसमें जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें से एक टॉपिक है कौन सा, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। इंडियन पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंतर्गत ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पेपर 2 दे रहे हो। पेपर 1 इज कॉमन टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। चल क्या पूछ रहा है कि पार्लियामेंट में जो सत्र होते हैं, भारत की संसद, जिस भारत की जो क्या है, विधायिका है, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसका क्या नाम है, भारत की लेजिस्लेचर का क्या नाम है, संसद नाम है, ठीक है ना। संसद में सत्र होते हैं अलग अलग, कहीं मॉनसून सत्र हो रहा है, शीतकालीन सत्र हो रहा है, बजट सत्र हो रहा है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता, बजट सत्र हो जाता है, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो संसद में सत्र होते हैं, एक साल में 2 सत्रों के बीच में कितना ज्यादा से ज्यादा गैप हो सकता है। मतलब अगर किसी कारण से मान लो कि संसद के सत्र टल रहे हैं, संसद की बैठक नहीं हो पा रही, तो कितने समय तक आप इस चीज को टाल सकते हैं, उसके बाद नहीं टाल सकते। इस क्वेश्चन का सही जवाब है एक्चुअल में 6 मंथ्स, ठीक है। तो 2 संसद के सत्रों के बीच में मैक्सिमम अगर फर्क है, समय का फर्क है, तो वो 6 महीने है, 6 महीने से एक दिन ज्यादा भी नहीं होगा। विद इन 6 मंथ्स एक अगर क्या हुआ, एक सत्र
आया गया, ठीक है ना, एक सत्र पूर्ण हो गया, उसके बाद विद इन 6 मंथ संसद का एक और सत्र होना जरूरी है एक ही साल के अंतर्गत। अब ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया गया, ताकि कम से कम, संविधान में ऐसा प्रोविजन क्यों रखा गया, लॉजिक देखो कितना अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले गढ़ने वाले महान हस्ती थे, उनका लॉजिक देखो कितना, मतलब कितनी दूरदर्शी सोच थी कि एक साल में कम से कम 2 बैठक हो जाए, ठीक है, 2 सत्रों के बीच में किसका फर्क नहीं होगा, 6 महीने से ज्यादा का फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि क्या हो जाए भैया, कम से कम एक साल में 2 सत्र तो हो ही, वरना ऐसा रहे कि डेमोक्रेसी के नाम पे सारी चीजें टाली जा रही हैं अनिश्चित काल तक, ठीक। चलिए, तो इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, 6 महीने के अंतराल से ज्यादा, 6 महीने के गैप से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच में। अगर एक सत्र खत्म हुआ तो विद इन 6 मंथ द अदर सेशन हैज टू बी स्टार्टेड, ठीक है ना, एट एनी कॉस्ट विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, शेयर कर देंगे इस सेशन को, ठीक है। और पेपर 1 का ही ये टॉपिक है तो मेरा तेरा नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि सबको पढ़ना है, सबका पेपर, सबकी पढ़ाई और सबके मार्क्स, है ना, सबका विकास वाली बात। चल अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी से, देखिए कि सही उत्तर चुनना है आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एक केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी में। इतनी कोई टफ हिंदी नहीं है और इतनी कोई टफ अंग्रेजी नहीं होती कि तुम लोगों को ना समझ आए, तो क्या करना, हिंदी और अंग्रेजी का युद्ध घमासान घमासान यहाँ पर मत करना, ठीक है। क्यों नहीं करना, क्योंकि तुम यहाँ हिंदी अंग्रेजी करते रह जाओगे, तुम यहाँ हिंदी अंग्रेजी करते रह जाओगे, वो वहां तुम्हारा नेट जेआरएफ ले जाएंगे, ठीक। तो इसलिए अपना नेट जेआरएफ अगर बचाना है तो लैंग्वेज की लड़ाई मत करो, मार्क्स की लड़ाई करो, कट ऑफ की लड़ाई करो, बेस्ट परफॉर्म करने की लड़ाई करो। एक केंद्र शासित प्रदेश, जैसे आप यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ठीक है, में एक उच्च न्यायालय है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, ठीक है। मतलब भारत के संदर्भ में बात कर रहा है ये कि एक केंद्र शासित प्रदेश, भारत में जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उसमें से केवल एक यूटी ऐसी है जिसके पास क्या है, खुद का अपना हाई कोर्ट है, और 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास खुद की अपनी विधायिकाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली जो है उसे आप क्या काउंट करते हो, यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा कभी ये सुना है पौंडुचेरी हाई कोर्ट, अंडमान निकोबार हाई कोर्ट, लद्दाख हाई कोर्ट, ऐसा सुना है, नहीं सुना है, ठीक है। तो क्या सही जवाब होगा, क्या जवाब होगा इस प्रश्न का कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास क्या है भैया, दिल्ली हाई कोर्ट के पास चलिए जी, तो एक केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास क्या है, हाई कोर्ट है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को 2 कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को अलग अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए, तो कश्मीर में भी एक हाई कोर्ट है ना। तो इसे इस तरीके से देख सकते हैं, 2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, मुझे जरूर बताइएगा। एक की जगह हम यहाँ पे 2 कर देते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट है और कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और एक उच्च न्यायालय है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, ठीक है। चल आगे देखिए, 2 क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं कौन कौन सी है वो, एक तो आपका विधानसभा वाला दिल्ली ही है, ठीक है ना, दिल्ली ही है, और दूसरा क्या है,
पुदुचेरी या जिसे आप पौंडुचेरी कहते हैं वो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा अगर हम स्टेटमेंट में चेंज कर ले तो, या तो एक काम करो, चलो तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, बहुत कंफ्यूज करते हो, इस स्टेटमेंट को रहने दो। एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को रहने दो, मुझे बी, सी और डी में से क्या बताओ, सही ऑप्शन बताओ, ठीक है। मुझे बी, सी और डी में से सही ऑप्शन बताइए। ऊपर वाला स्टेटमेंट ए रहने दो, ठीक है। बहुत कंफ्यूज होते हो फिर मुझे भी परेशान करते हो। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी है। जी हाँ, ऐसा है। चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी भी है और दो राज्यों की क्या है, राजधानी है, हरियाणा और पंजाब दोनों की, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी तो सही हो गया। सी वाला चेक करते हैं, भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ, भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब क्या होगा, ऑप्शन बी सही है, सी सही है, डी सही है, ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। 1 वाला तो हमने कैंसिल ही कर दिया है अभी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ। शिक्षा कानून के आंकड़ों का ये क्या था? शिक्षा जो है वो इनमें से किन सूचियों का विषय है, ठीक है ना। ये पता नहीं क्या लिख गया है। शिक्षा जो है वो इनमें से, शिक्षा जो एक क्या है, विषय है, ठीक है। शिक्षा जो विषय है वो इनमें से किन सूचियों के अंतर्गत आता है, जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन का टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बताइए क्या सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। जो एजुकेशन है, सब्जेक्ट एजुकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। लिस्ट निर्धारित करी गई है कि कौन से विषय भारत के सरकारों के जो अलग अलग स्तर हैं उसमें से किस स्तर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। केंद्र के अंतर्गत आएंगे, राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चल, इस क्वेश्चन का सही जवाब है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। क्या सही जवाब है इस क्वेश्चन का, कंकरेंट लिस्ट होगा, ठीक। भारत की जो 7वीं अनुसूची है, 7th क्या है, शेड्यूल है, ध्यान रखिए। भारत का जो 7th अनुसूची है, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। अगर ये बोलोगे कि मैम मुझे तो नहीं आता है, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि भैया बहन सीख लो, ठीक। क्योंकि नहीं आता है कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। नहीं आता है मतलब तुम्हारा नंबर यहां से जाता है, ठीक है। तो आना चाहिए ताकि नंबर भी आप अटेन कर पाए, गेन कर पाए। चलिए अब देखो हुआ क्या कि शिक्षा जो है उसे समवर्ती सूची में डाल दी गई। समवर्ती सूची क्या होता है, जिस पर ऐसे विषय जिस पर राज्य और केंद्र बराबर से क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और उस पर दोनों राज्य और केंद्र की सरकारें मिल करके क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती है, ठीक है ना। अब जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, कौन सा एक्ट था, 42nd 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ पहले जो एजुकेशन है उसे स्टेट लिस्ट में रखा जाता था, कि जैसे पुलिस वगैरह हो गई, सिंचाई कार्य हो गया, कृषि हो गया, ये सारी चीजें हो गई, किसके अंतर्गत आती है, ये आती है राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी तरीके से हेल्थ हो गया, सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें के साथ ही साथ राज्य सूची में एजुकेशन को भी रखा जाता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि कब आया था,
जल्दी लिख के बताइए कब आया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम? 1976 में, ठीक है ना, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके तहत क्या कर दिया गया, एजुकेशन को, शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके, राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो तब से क्या है, कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है कौन, शिक्षा, ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब नीति आयोग का जिक्र हुआ है तो मुझे नीति आयोग का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, अंग्रेजी में ही होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिख करके बताओ और इस क्वेश्चन का सही जवाब बताते जाओ। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन नीति आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसे आप डिफेक्टो हेड कहते हो, ठीक है। एक्चुअल में जिसे आप क्या कहते हो, डिफेक्टो हेड वर्ड होता है अंग्रेजी में, ठीक है। कौन होता है नीति आयोग का डिफेक्टो हेड? नीति आयोग का डिफेक्टो हेड होता है भारत का प्रधानमंत्री, ठीक। अब डिफेक्टो मतलब क्या होता है ये समझ, जहां पर भी डिफेक्टो लिखा हो इसका मतलब है कि पद, उस पद को संभालने वाला व्यक्ति ही फलानी और फलानी संस्था का हेड होगा। जैसे अभी हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं, नीति आयोग के संदर्भ में बात करते हैं, चलो, कि नीति आयोग में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो नीति आयोग का हेड बन जाएगा, ठीक है। तो आज मान लो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री पद संभाल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं इसलिए अपने आप वो नीति आयोग के क्या बन गए, हेड। लेकिन जिस भी दिन अगर मान लो कि नरेंद्र मोदी हटते हैं अपने पद से, कोई और हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि ऐसा तो होगा भाई, कोई भी व्यक्ति अमर तो है नहीं, है ना, पॉलिटिक्स तो चेंज होगी, सारी चीजें नेचुरल चीजें तो नेचुरल ही रहेंगी। चल, तो फिर जब भी नरेंद्र मोदी के हटने के बाद, उनके जाने के बाद अगर कोई और व्यक्ति क्या बनता है, भारत का प्रधानमंत्री बनता है, तो वो व्यक्ति फिर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डायरेक्टली नीति आयोग का अपने आप हेड हो जाएगा। तो मतलब पद का यहाँ पर क्या है, रोल है कि उस पद पर जनता आए जनता जाए, जो जनता आएगी, जो व्यक्ति आएगा वो अपने आप क्या बन जाएगा, नीति आयोग का हेड। जैसे ही वो व्यक्ति उस पद को, प्राइम मिनिस्टर के पद को छोड़ेगा, वो अपने आप नीति आयोग के हेड के पद से भी हट जाएगा, ठीक है। जनता आएगी जाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पोस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उस पोस्ट पर बैठने वाला व्यक्ति डिफेक्टो हेड हो जाएगा नीति आयोग का, ठीक है। आ गया समझ में? चल आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आप सभी से कि निम्न में से कौन सुशासन के उपकरण है, ठीक है। मतलब गुड गवर्नेंस के इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो एक गुड गवर्नेंस में होनी चाहिए। सामाजिक ऑडिट होना चाहिए, अधिकारों का विभाजन होना चाहिए, नागरिक चार्टर होना चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए। जब तक आप सभी इस प्रश्न का जवाब देते हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि इंडिया में हर साल 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को भारत के 2 ऐसे महानुभूति, ऐसे इतने मतलब कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाले लोग, दोनों के दोनों भारत रत्न, दोनों के दोनों भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों का जन्म दिवस होता है कब, 25 दिसंबर, ठीक है ना। और इसी दिन भारत में कैसे मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे की तरह या सुशासन दिवस की तरह मनाया जाता है,
चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ए बी सी डी। ये तीनों चीजें पॉजिटिव टर्म्स हैं और ये तीनों चीजें होनी चाहिए अगर किसी भी देश को अपने देश में सुशासन व्यवस्था लेकर के आनी है तो। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है भारत में कब? हर साल 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए भारत में गुड गवर्नेंस डे की तरह हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विद दैट 25 दिसंबर को और किसका जन्म दिवस होता है? मदन मोहन मालवीय का भी जन्म दिवस होता है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। आई एम नॉट क्लेमिंग इट इज द ओल्डेस्ट बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आप सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की शक्ति इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अच्छा, अगर आप सभी ने थोड़ा बहुत भी क्या पढ़ा है, इंडियन गवर्नमेंट पढ़ी है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इस बात को कि सेशन को आराम से देखिए, एंजॉय कर करके देखिए, है ना। समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है, थोड़ा मेरे से पूछिए, थोड़ा अपने दोस्तों से पूछिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मार्क सही करके नहीं आओगे तो फालतू अपने 2 4 5 नंबर बर्बाद कर दोगे, है ना। क्या मतलब है इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस खराब करने का। चल, और आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम टू प्रिपेयर दीज सेशंस। जितना आसान, जितना बटर आपको स्क्रीन पर दिखता है, उसका एकदम उल्टा होता है जब ये सारी चीजें एक साथ कोऑर्डिनेशन में टेक्नोलॉजी और सब चल रहा होता है ना। इसलिए थोड़ा सा, सिर्फ मेरे नहीं, पूरी यूजीसी क्लासेस बाय एग्जाम्पल की टीम लगी होती है मंडे टू संडे। आप लोगों का ये तो ड्यूटी बनता है कि आप पढ़ रहे हैं हमसे तो कम से कम सेशन को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, है ना। अपना थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दें। आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में या भारत के न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था के बारे में, जुडिशरी के बारे में, ठीक है ना। जब आप सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ोगे, देखो पढ़ना तो पड़ेगा यार, बहुत छोटी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा। यू कैन लीव बट यू कैन नॉट इग्नोर। ये मैंने कल परसों की क्लास में भी बोला था, दैट यू कैन लीव बट यू कैन नॉट इग्नोर। आप चीजें छोड़ सकते हो, आप मत करिए नेट जेआरएफ, आप मत करिए पीएचडी, मत लिखवाइए अपने नाम के आगे डॉक्टर, मत बनिए असिस्टेंट प्रोफेसर, छोड़ दीजिए। आपके पास छोड़ने का, दुम दबा के भागने का, उल्टे पैर भागने का हमेशा ऑप्शन है। लेकिन आप इग्नोर करके और फिर सोचते हैं कि नेट जेआरएफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर सेक्शन से यार एनटीए ने वो कर दिया, मार्क्स अलॉट कर दिए कि हर टॉपिक से हम इतने क्वेश्चन पूछेंगे। कहां भागोगे, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ना चॉइस इज योर। जुडिशियल सिस्टम की जब आप बात करेंगे, है ना, तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास बहुत तरीके की शक्तियां होती हैं, है ना, बहुत तरीके की शक्तियां होती। अब कितने प्रकार की शक्तियां होती है? बहुत प्रकार की शक्तियां होती है। कुछ शक्तियां यहाँ पे लिखी हुई है, कई सारे पावर्स की कैटेगरीज यहाँ लिखी हुई है। जैसे रिट जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। अपील के लिए इनके पास अधिकार होता है कि वो अपील पर क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, लोगों की अपील सुन सकते हैं। सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है, सलाह दे सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मूल क्षेत्राधिकार, जैसे आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, वो होता है, ठीक है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये अलग अलग कैटेगरी की जो शक्तियां हैं, इनके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां आती है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर आर्टिकल्स आते हैं, हमें वहां नहीं जाना। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर 2 राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, ठीक है, उसका निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है, एकदम है। लेकिन वो शक्ति किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? वो शक्ति
आती है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। मूल रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्तियां प्रदान की गई है कि भैया अगर कभी दो राज्य आपस में भिड़ रहे हैं तो आप उन दोनों राज्यों के बीच का विवाद सुलझा सकते हैं, निपटा सकते हैं। ठीक है, रिट वाला अधिकार वही हो गया कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील कर सकता है और फिर हैबियस कॉर्पस लग सकता है या इस तरीके की चीजें। ठीक है, we will be discussing about the same in further classes. I hope आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मूल क्षेत्राधिकार कहने का मतलब है, एक बार और शॉर्ट में सुन लीजिए, एक बार और शॉर्ट में सुन लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास अधिकार होता है कि वो राज्यों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, मान लो कि जैसे बहुत ज्यादा आप देखते होंगे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, कावेरी के विवाद को, कावेरी जो जल विवाद है उसको लेकर के, ठीक है, और भी कई सारे राज्य अपना अपना लड़ते रहते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बेलगाम को लेकर के काफी ज्यादा डिस्प्यूट है और भी सो मेनी थिंग्स। ठीक, तो इनके बीच में जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये आपका खुद का क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बस ये पूछ रहा है कि ये जो राइट है, ये जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के कौन से ज्यूरिसडिक्शन में, कौन से क्षेत्राधिकार में आता है। बहुत सारे क्षेत्राधिकार होते हैं, सही जवाब है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक, दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी से क्या पूछ रहा है कि संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है ना, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, ध्यान से पढ़िए। यह नहीं पूछ रहा है कि संसद का जब प्रोसीडिंग्स चल रहा होता है तो उसको कौन देखता है, ये नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है संसद का सत्र, संसद के सत्र को समन कौन करता है। समन मतलब होता है बुलाना, SUMMON वाला समन, ठीक है ना, समन, ठीक, वो वाला समन कौन करता है। क्या होगा सही जवाब, चलो आपके लिए मैं आसान कर देती हूं, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये वाला ऑप्शन गलत है। चलो A, B और C में से बताओ, 1, 2 और 3 में से बताओ कि कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सा वो अधिकारी है जिसके पास ये अधिकार है कि वो संसद को बुला सकता है, संसद को समन, मतलब संसद की बैठक हो, इसका जो ऑर्डर है, इसका जो आदेश है वो किसके तरफ से जारी होगा। क्या वो प्रधानमंत्री की तरफ से जारी होगा, या फिर वो राष्ट्रपति की तरफ से जारी होगा, या फिर लोकसभा के स्पीकर की तरफ से जारी होगा। बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रधानमंत्री नहीं। चलो कोई बात नहीं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष लगाया ना बहुत सारे लोगों ने सही। इस क्वेश्चन का सही जवाब लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रपति। ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास ये पूरी की पूरी क्या होती है, शक्ति होती है कि ही कैन समन एंड डिसॉल्व, और भी कई सारी शक्तियां होती हैं संसद को लेकर के, कि संसद को बुला सकते हैं, ठीक है, संसद को भंग कर सकते हैं, संसद को, इस तरीके की चीजें, ये सारी शक्तियां किसके पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। प्रधानमंत्री नहीं करता है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या पूछा जा रहा है आप सभी से कि राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उनका कार्यकाल कितना बड़ा होता है। भारत के राज्यों में नियुक्त होने वाले हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ऐसे कह सकते हो ना, कानून को लेकर के जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है एक राज्य में, वो कौन होता है, एडवोकेट जनरल। यही चीज अगर आप भारत के लिए पूछोगे लॉ ऑफिसर, तो उसमें कौन होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलो एक बात बताओ मुझे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। आते हैं तब तक जब तक आप सभी चैट में रिप्लाई कर रहे हैं अपने प्रश्न पर कि एडवोकेट जनरल, जिसे आप क्या कहते हैं, महाधिवक्ता, राज्यों में होते हैं, है ना, तो
तो महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है वो एक्चुअल में ना 4 साल है, ना 6 साल है, ना 5 साल है, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर की तरफ से होता है और गवर्नर की ही इच्छा पर सारी चीजें बेस्ड होती है। ठीक है ना। चलिए, तो क्या सही जवाब होगा कि किसी राज्य के महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी गवर्नर। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी गवर्नर। ठीक, चल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम बताओ कि अभी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? महान्यायवादी जिन्हें कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? 2019 वाले इलेक्शन हुए थे, सबको पता है यार, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और नहीं पता है तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंसेस के हैं या कहीं के हैं और कहीं के हैं, मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट्स के हैं जिनका कोई वास्ता नहीं होता है देश दुनिया से, तो आप पढ़ेंगे ही नहीं ये सारी चीजें। ये सारी चीजें आपको जिंदगी भर काम आने वाली है, जिंदगी भर यूज होने वाली है, तो थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। चलिए, 2019 वाला चुनाव पता है ना, कहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में, है ना। कहां पे सबसे ज्यादा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। इसलिए ही तो उत्तर प्रदेश को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ही तो लोकसभा को क्या माना जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है लोकसभा चुनाव के हिसाब से। 80 सीटें हैं लोकसभा की, कहां पर? उत्तर प्रदेश, है ना। और लोग कहते हैं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली वो देश में भी सरकार बना ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस है यार, थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है उत्तर प्रदेश का लोकसभा में, तो अपने आप मेजोरिटी की तरफ आप बढ़ने लगते हो बहुत तेजी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। सेशन अच्छा लग रहा है तो क्या करना है? सेशन को लाइक एंड शेयर करना है। सारे नए बच्चों का बहुत ज्यादा स्वागत है एग्जामपुर के इस मंच पर। और फिर से बता दूं, जो नए लोग आ रहे हैं क्लास में, थोड़ा सा भी भरम है कि मैम ये पेपर 1 नहीं है, पेपर 2 है। डोंट चैलेंज थिंग्स विदाउट सीइंग प्रॉपरली, है ना। डोंट चैलेंज थिंग्स विदाउट सीइंग थिंग्स प्रॉपरली, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉपरली, है ना। इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि आपका जो यूजीसी एनटी नेट का पेपर 1 है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो, उसमें लास्ट वाला सेक्शन खोलना, हायर एजुकेशन वाला, और उसमें नीचे जाकर के लास्ट वाला पॉइंट देखना, लिखा हुआ है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, वही चीज आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो देयर इज नथिंग आई एम टीचिंग यू आउट ऑफ कोर्स, देयर इज नथिंग irrelevant to the UGC NT NET paper 1. It all comes under the periphery of UGC NT NET 1 and you all have to study all of this in case if you want to qualify NET JRF, otherwise that's fine. चल, तो सारे नए बच्चों का बहुत ज्यादा स्वागत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो यार, वेबिनार के लिए लिंक दिया गया है, तो अब आपको क्या करना है, वेबिनार में रजिस्टर करने के लिए उस लिंक पर जाना है, खुद को रजिस्टर करना है। 9 तारीख को सुबह 11 बजे आप ये यूजीसी नेट की फैकल्टी लेकर के आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त एक वेबिनार जिसमें हम इंटरेक्ट करेंगे। आपकी बहुत ज्यादा शिकायत रहती है कि मैम कमेंट्स नहीं देखते, हमारी क्वेरीज नहीं रिजॉल्व होती है। मैं कमेंट नहीं देखूंगी, डोंट वरी, क्योंकि तुम लोगों की मेरे से यही शिकायत है। ठीक है, मजाक कर रही हूं। तो क्या है, आपके सारे कमेंट से, एक एक कमेंट से, एक एक कंफ्यूजन से डील किया जाएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन को रिजॉल्व किया जाएगा 9 तारीख को। इसलिए 9 तारीख को वेबिनार में आना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वेबिनार का रजिस्ट्रेशन का, उसमें रजिस्टर करना होगा। नए बच्चे जो पहली बार क्लास में आ रहे हैं उनके लिए एक और बात कि हो सकता है आपकी बहुत सारी डिमांड हो कि पेपर 2 में ये क्लास स्टार्ट करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। आपकी सारी डिमांड्स को, आपकी सारी रिक्वेस्ट को एड्रेस किया जाएगा। इसके लिए एक गूगल फॉर्म का लिंक अटैच है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वो भरना होगा। ठीक है, ताकि आपकी क्वेरीज बहुत सिस्टमैटिक मैनर में हमारे पास टाइमली पहुंच जाए, सो दैट हम आपके लिए और शानदार से शानदार सेशन डिजाइन कर पाए।
चलिए, आई होप आप सभी ने यह प्रश्न देख ही लिया होगा। और अब बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे आप क्या कहते हैं, एनजेएसी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं, है ना, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। मैम एनजेएसी क्या है ये बता दो, शॉर्ट में सुनना, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, हर चीज समझ आएगी। अगर दिल, दिमाग, कान, नाक, आंखें, सारी चीजें एक साथ सिंक्रोनाइज बैनर में चलाओगे तब, ठीक है। अगर मन कहीं और है, आंखें स्क्रीन पर है, कान कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ध्यान रखना। एनजेएसी क्या था, देखो पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम था कि कुछ जो जजेस होते थे टॉप मोस्ट मतलब सीनियर मोस्ट जजेस, एक पूरी व्यवस्था थी वो, ठीक है, पूरी व्यवस्था थी, वो क्या करते थे, बाकी जो नए जजेस की नियुक्ति होनी है वो सेलेक्ट करते थे और उस हिसाब से, उस व्यवस्था के हिसाब से, कोलिजियम व्यवस्था के हिसाब से जजेस की नियुक्ति होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में कहा गया कि नहीं नहीं ये व्यवस्था ठीक नहीं है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आ गया। अब इसमें कुछ लोगों को सरकार से भी क्या किया जाता था, इंक्लूड किया जाता था, कुछ मंत्रियों को और इन सारे लोगों को, जिसके कारण ये खतरा हो गया कि कहीं यहाँ पे पक्षपात ना होने लगे, इसलिए एनजेएसी आया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही, थोड़े समय बाद ही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनजेएसी को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे पुरानी व्यवस्था कोलिजियम व्यवस्था के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती थी वैसे ही हुआ करेगी, एनजेएसी का कोई आधार नहीं है और ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, शक्तियों का जो पृथकीकरण की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी हमारे संविधान में, उसे आहत पहुंचाया जा सकता है एनजेएसी के कारण, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप सभी से कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, क्या पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है ना, कौन सा कथन या कौन से कथन, मतलब स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर राइट। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों होता है, संसद सर्वोच्च है भारत में, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ठीक है, और क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित है। जल्दी जल्दी से देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं होते, केवल फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है, न्यायोचित है। अगर डीपीएसपी का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो मांग करने के लिए कि इस डीपीएसपी का हनन हुआ है, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जा सकते हो, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कस्टोडियन है, गारंटी देता है किसकी, प्रोटेक्ट करता है किसे, हमारे भारत के संविधान को। जी संसद सर्वोच्च है भारत में, नहीं भाई कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है हमारे देश में, संसद सर्वोच्च नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सर्वोच्च है। और क्या है, राष्ट्रपति जो है वो केवल और केवल भारत देश का, राष्ट्र का मुखिया है। सरकार का मुखिया कौन है हमारे यहाँ, सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, इसलिए क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3, मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 सी, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 3 इज दी ओनली करेक्ट आंसर, बाकी स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखना डीपीएसपी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है। भारत में सर्वोच्च संसद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत में क्या है, सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे आप संविधान कहते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का मुखिया है, लेकिन जब सरकार के मुखिया की बात होगी तो वो कौन होता है भारत में, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य है, ठीक, मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया था भारत के संविधान में, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में बाद में जोड़ा गया था, है ना। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ,
जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके ही आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत में बाद में जोड़ा गया था। चलो यहां लिख देती हूं मैं। वैसे आप सभी के लिए इस क्वेश्चन का देखो थोड़ा सा आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है, इसलिए अभी बता दूं इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ये सारे के सारे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज की कैटेगरी में आते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज अगर पूछा जाए कि 1956 में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई भारत में, तो कोई सी भी नहीं, क्योंकि 1976 में तो इंट्रोड्यूस करी गई थी सेट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA 1976 में जो आया था, उसके माध्यम से क्या किया गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था भारत के संविधान में, ठीक है ना। आर्टिकल 51A के अंतर्गत पार्ट 4A में, ठीक है, किसमें जोड़ा गया था, पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था भारत के संविधान में, रशिया से इंस्पायर होकर के स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। चल आगे देखते हैं क्या सही और क्या क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। एक बार और मैंने क्लास ली थी आप सभी की, तब भी मैंने बताया था स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और किसमें और भी इस तरीके का नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। इस क्वेश्चन का एक्चुअल में सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलिए देखिए कहां पर है, ये वाला रहा आपका ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। नीति आयोग जो है वो किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया, तो संवैधानिक संस्था नहीं है नीति आयोग, पहली चीज। दूसरी चीज, जो नीति आयोग है उसे किसी एक्ट, पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से भी नहीं बनाया गया है, तो ये क्या नहीं है, ये वैधानिक निकाय भी नहीं है, किसी कानून द्वारा, किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए ये वैधानिक भी नहीं है। तो गैर वैधानिक, गैर संवैधानिक हो गया। और तीसरी बात क्या, ये एक थिंक टैंक है, मतलब एक रिसर्च करने वाली संस्था है जो कि क्या करती है, कई सारी चीजों में रिसर्च करती है, डेटा कलेक्ट करती है और उस हिसाब से सरकार को बातें बताती है कि देश में क्या सारी चीजों की स्थिति चल रही है। ध्यान रखिए, संवैधानिक मतलब कि जिस चीज का जिक्र संविधान में नहीं है, और वैधानिक का मतलब संविधान से नहीं होता, वैधानिक का मतलब होता है विधेयक से रिलेटेड, ठीक है, अधिनियम से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड। तो कई बार कुछ चीजें होती है जो संविधान में नहीं होती लेकिन पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है, लेकिन जो नीति आयोग है उसे ना पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, ना संविधान के आर्टिकल्स में दिया गया है, वो एक ऐसी ही गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था है, और यह एक थिंक टैंक भी है। प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया था, रिप्लेस करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया, कब, 1 जनवरी 2015 को। इसके डी फैक्टो हेड कौन होते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है और नीति आयोग के CEO कौन है अभी, ठीक है। चल आज के लिए बस इतना ही, अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, कल मुलाकात करूंगी फिर से एक बहुत ही शानदार पेपर 2 के सेशन के साथ, क्योंकि कल है संडे और फिर मंडे को दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे अपने बेहतरीन शानदार सेशन। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए सुबह 7 बजे जरूर मेरे साथ जुड़ना ना भूलें इसी यूट्यूब चैनल पर, और इसके साथ ही साथ पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए सुबह 8 बजे शानदार क्लासेस के लिए जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। रजिस्टर करना खुद को कतई मत भूलें अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे क्वेरीज को किया जाए एड्रेस टू, ठीक है ना। ये वेबिनार होने वाला है 9 जून को सुबह 11 बजे। रजिस्टर करने के लिए जो लिंक दिया गया है वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, खुद को रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप बहुत शानदार तरीके से इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर पाए। इसके साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म भी अटैच है, उसे भी भरना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट हम आप सभी के लिए और ऐसे ही शानदार से शानदार सेशंस लेकर के हाजिर होते रहे। चलिए सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। ध्यान रखिए ये जो क्लास हमने पढ़ी है पेपर 1 में आती है, ठीक है। चलिए देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।